माँ एक ऐसा शब्द जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। संसार में अगर किसी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाए तो वह माँ होती है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पर कुछ महिलाएं माँ के नाम पर कलंक होती हैं, जो अपने खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकती हैं। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला अपने प्यार की खातिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और बच्चे को मौत के घाट उतार देती है। इसने जब इस केस का खुलासा किया तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि एक मर्द हत्यारिन कैसे हो सकती है, जो अपने कलेजे के टुकड़ों को मौत के घाट उतार देती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश राज हम सफर। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, वह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। गोरखपुर के अंतर्गत एक थाना आता है शाहपुर। बात कर रहा हूँ 6 जून 2016 की। सुबह सुबह का वक्त होता है। कुछ लोग डॉक्टर राकेश के घर के सामने से गुजर रहे होते हैं। तभी उनके घर से एक महिला की रोने की आवाज़ आती है। एक व्यक्ति उनके घर के अंदर जाता है। जाने के बाद देखता है कि एक कमरे से उनकी पत्नी की रोने की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर राकेश की पत्नी को वो व्यक्ति कमरे से बाहर निकालता है और डॉक्टर राकेश की पत्नी ऐसे अपने पति के कमरे में जाती है तो देखती है उसका पति और एक 7 वर्षीय बेटा नितिन मृत अवस्था में पड़े होते हैं। अब ये बात शहर में एकदम आग की तरह फैल जाती है। जिस किसी के कानों में ये बात पहुंची, सभी लोग डॉक्टर राकेश के घर पहुंच जाते हैं। राकेश के घर सैकड़ों की तादाद में भीड़ जुट जाती है। तभी एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है। पुलिस के बड़े अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस की टीम बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। भिजवाने के बाद राकेश की पत्नी होती है, जिसका नाम रचना होता है। रचना से पूछताछ की जाती है। रचना से पूछा जाता है कि घटना वाली रात क्या हुआ था। तो रचना बताती है कि घर के बाहर कुछ व्यक्ति दरवाजे को खटखटा रहे थे और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तभी घर में से बाहर से 4 से 5 लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद मेरे साथ मारपीट करते हैं और मुझे एक कमरे में बंद कर देते हैं। और जब सुबह होती है और जब एक व्यक्ति जब मेरा कमरे का गेट खोलता है, जब मैं बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कि मेरा पति और मेरा बच्चा मृत अवस्था में पड़े होते हैं। डॉक्टर राकेश की पत्नी के आधार पर हत्या और चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस के आला अधिकारी स्थानीय पुलिस को सख्त निर्देश देते हैं। कहते हैं कि इस केस का जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए और कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पुलिस की टीम तुरंत सक्रिय हो जाती है और शहर के जितने भी हिस्ट्री सीटर होते हैं, एक लिस्ट बना ली जाती है और लिस्ट के आधार पर जितने भी हिस्ट्री सीटर होते हैं, सभी को गिरफ्तार किया जाता है। सभी से बारी बारी से पूछताछ की जाती है, पर कोई भी बताने को तैयार नहीं होता है। सभी लोग मना कर देते हैं कि हम डॉक्टर राकेश की हत्या में शामिल नहीं थे, हमने उस हत्या को अंजाम नहीं दिया है। पुलिस वाले सभी हिस्ट्री सीटरों को छोड़ देते हैं। उन्हें हिदायत दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा जब तक राकेश के हत्यारे गिरफ्त में नहीं होंगे। पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि अगर कोई शहर का हत्यारा नहीं है, अगर कोई शहर का मुजरिम नहीं है, तो कौन हो सकता है। तभी पुलिस वालों की नज़र उसके डॉक्टर राकेश के आसपास जो सीसीटीवी होते हैं उन पर पड़ती है। सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है। तब घटना वाले दिन एक व्यक्ति राकेश के घर में प्रवेश होता है और तकरीबन 2 घंटे के बाद वो बाहर निकलता है। अब पुलिस का शक राकेश की पत्नी की तरफ जाता है, क्योंकि पूछताछ में राकेश की पत्नी ने 4 लोगों की वारदात में शामिल होने की बात कही थी और सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई देता है। पुलिस वाले राकेश की पत्नी को हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछताछ की जाती है। तो राकेश की पत्नी बताती है कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे के हत्यारों को तो गिरफ्तार नहीं कर पाए और उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने वारदात में 4 लोगों को बताया था, पर जिस रात तुम्हारे घर में वारदात हुई थी, उस रात तुम्हारे घर में एक व्यक्ति आया था और एक ही बाहर गया था।
तुमने तो 4 लोगों को बताया था। तब रचना जो होती है वो हिचकिचा जाती है और सही से जवाब नहीं दे पाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। रचना तलाशी की इजाज़त दे देती है और घर में पुलिस वाले कोना कोना छानते हैं। तभी उन्हें एक बेड के नीचे से एक सिम और एक मोबाइल बरामद होता है। मोबाइल में वो सिम डाली जाती है। सिम में एक नंबर ऐसा निकलता है जिससे घटना वाले दिन बात हुई थी। पुलिस वाले जब उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाते हैं और साथ में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर किन के नाम रजिस्टर्ड है, तो वो नंबर किसी अजय नाम के लड़के के नाम रजिस्टर्ड होता है। जब उस महिला से पूछा जाता है कि ये अजय कौन है और वारदात वाले दिन इस लड़के से तुमने बात क्यों की, तो महिला कुछ बता नहीं पाती है। पुलिस वाले जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो रचना टूट जाती है और अपना अपराध कबूल कर लेती है। रचना बताती है कि बात 2016 की है। जब वह फोन चला रही थी तब उसके फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड किसी और रिक्वेस्ट किसी और की नहीं होती बल्कि अजय की होती है। अजय की फ्रेंड रिक्वेस्ट रचना एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सेप्ट करने के बाद दोनों के बीच चैटिंग चालू हो जाती है। अब चैटिंग का सिलसिला चालू हो जाता है और चैटिंग के साथ साथ अब बातचीत का सिलसिला भी चालू हो जाता है। दोनों लोग इतने नज़दीक आ जाते हैं कि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब रचना भूल जाती है कि मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ। अब रचना के ऊपर ऐसा प्यार का भूत सवार होता है कि वो भूल जाती है कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। अजय और रचना दोनों लोग होटल में मिलने लगते हैं और दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन रचना बात कर रही होती है अपने प्रेमी से, तभी उसकी सास चुपके से सुनती है और सुनने के बाद शाम को जब उसका लड़का आता है राकेश, तो पूरी बातें राकेश को बता देती है। बताने के बाद राकेश अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, कहता है कि मेरे होते हुए तुम किसी पराये मर्द से बात क्यों करती हो, तुम्हें क्या जरूरत है। तो रचना कुछ बोल नहीं पाती है और खामोशी रहती है। राकेश हिदायत देता है कि अगर दोबारा मैंने ये शिकायत सुनी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हिदायत देकर उसे माफ कर देता है, छोड़ देता है। अब कुछ दिन के बाद तो रचना शांत रहती है। अब रचना एक नया सिम कार्ड खरीदती है, जिससे जब जब राकेश घर पे नहीं होता है तब वो फोन में सिम डाल के अपने प्रेमी अजय से बात करती थी। एक दिन अजय से वो कहती है कि हम दोनों क्यों ना शादी कर लें। तब अजय कहता है तुम तो शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ भी हो। तो रचना कहती है कि क्यों ना मैं अपने पति को तुम मेरे पति को मार दो और बच्चे को भी मार दो, जिससे हमारा रास्ता जो है साफ हो जाएगा और हम दोनों शादी कर लेंगे, एक नया जीवन शुरू करेंगे। तो अजय रचना की बातों में आ जाता है। रचना अपने प्रेमी को 6 जून 2016 को अपने घरे बुलाती है। घरे बुलाने के बाद जब उसका पति गहरी नींद में सो रहा था, तभी अपने प्रेमी से कहती है कि इसे मौत के घाट उतार दो। तभी अजय अपने साथ एक हथौड़ी लाता है और हथौड़ी डॉक्टर राकेश के मुंह में मारता है, जिससे वो मौके पर उसकी मौत हो जाती है। तभी उसका 7 वर्षीय बेटा होता है नितिन, उसकी आँख खुल जाती है और अपने पिता को जब लहू लुहान अवस्था में देखता है तो वो डर के अपनी माँ की गोदी में दबक जाता है। उसकी माँ रचना अपने प्रेमी अजय से कहती है कि इसे भी मार दो, पर अजय मना कर देता है कि मैं इसको नहीं मारूंगा। रचना अपने 7 वर्षीय बेटे को अपने हाथों से गला दबा देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। अजय रचना को एक कमरे में बंद करके वहां से चला जाता है ताकि हत्या जो लूटपाट की वजह से लगे। वो सोचते हैं कि अब हमारे रास्ते का कांटा जो है साफ हो गया, अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। पर पुलिस वाले इस केस का जब खुलासा करते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये केस कोर्ट में लगभग 4 साल चलता है और 4 साल चलने के बाद में इन दोनों अजय और रचना को कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथियों, अपराध कितनी भी होशियारी से क्यों ना किया जाए, अपराध अपराध होता है, वो एक न एक दिन जरूर सामने आता है और उसका खुलासा जरूर होता है और मुजरिम पकड़े जाते हैं। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है।
आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हमसफ़र। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।